मैं सांसद बना था पहली बार 2009 में, और मैंने तय किया कि हम लोग जो संसद की तनख्वाह है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने ये तय किया कि हम लोग जो समृद्ध परिवारों से आते हैं, हम लोगों का जो ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग व्यवस्था के ऊपर एक बोझ बने। मैंने तय किया कि हर महीने ये तनख्वाह जो है, हम लोग वो जो किसान परिवार हैं पूरे देश में जिन्होंने आत्महत्या की है, हम उनको वो चेक के रूप में हर महीने देंगे। ये क्रम लगभग 5 वर्ष चला। 2014 में जब दोबारा मैं चुनाव लड़ा तो मैंने तय किया कि अब हम थोड़ी गति के साथ काम करेंगे। जो लोग पीछे बैठे हैं भैया शांत रहें, थैंक यू। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, आदरणीय जयपुर से आए हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ, केवल आपके प्यार में आए हैं, तो आप हमको इतना सम्मान दीजिए कि आप बात सुन लीजिए। 2014 में मैंने तय किया कि हम लोग एक आंदोलन इसके ऊपर चलाएंगे। मैं अर्थशास्त्री हूँ, मेरा एक मित्र अर्थशास्त्री है। हमने एक मानक तय किए कि जब एक व्यक्ति इन मानक के अंतर्गत आता है तो वो व्यक्ति जो है आत्महत्या के कगार के ऊपर जाके खड़ा होता है या आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। उसमें कई सारे आर्थिक मानक थे। मैंने उत्तर प्रदेश के 22 डीएम्स को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि ये सामाजिक काम है, इससे कोई राजनीति नहीं है, न कोई जात पात है, न कोई क्षेत्रवाद है। आप इन लोगों को मेरे लिए ढूंढिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन मानक के अंतर्गत आते हैं आपके जिले में। और 4872 लोग हमको ऐसे मिले 22 जनपदों में, जिनके बारे में हमारा आकलन था कि अगले 1 वर्ष में ये आत्महत्या कर सकते हैं। हमने उन लोगों से बात की। मैंने 1 करोड़ रुपए स्वयं से दिया और मैंने औरों के सामने झोली फैलाई। मैं चाहता था ये एक आंदोलन बने, ना केवल 2-4 उद्योगपति उनके आंसू पहुंचे। तो मैंने सबको कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 50,000 रुपए दे सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं व्यक्ति मदद कर सकता। लेकिन मेरी कोई एनजीओ नहीं है, पैसा जाएगा सीधे उनके हाथ में चेक के माध्यम से, क्योंकि मैं संस्थागत तरीके से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसमें कई बाधाएं आती हैं, कई राजनीति आती है। मैं चाहता था सीधे मदद हो जाए आदमी की, समाज के अंतिम व्यक्ति की। और हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और वो 30 करोड़ रुपए सीधे समाज के अंतिम व्यक्ति के हाथ में पहुंचाया। मैंने ये देखा कि जब आप किसी के हाथ में चेक देते हो, पैसे देते हो, तो सामाजिक बोझ इतना है, आर्थिक बोझ इतना है कि वो तुरंत पैसा खर्च भी होता है और वो व्यक्ति दोबारा कर्ज में आ जाता है तुरंत हाथ के हाथ। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने उनकी एक सौगंध दिलाई कि ये पैसा केवल कृषि में खर्च होगा, किसी की बेटी की शादी में नहीं, किसी के इलाज में नहीं, किसी को प्रधान बनाने के लिए नहीं। और हमने 4872 आर्थिक मॉडल बनाए, हर व्यक्ति के लिए अलग। मान लीजिए एक व्यक्ति बांदा में खेती कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो धान की खेती कर रहा है जहाँ 1 बूंद पानी नहीं है। तो हमने देखा कि सरल तरीके से अगर वो दलहन या तिलहन की खेती करे तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, वो लगभग आधी हो जाएगी। तो हमने उनको दिखाया। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मैं कर्नाटक गया सर, मैं मंडिया गया, एक जनपद है वहां पे, कोलार, मंडिया, चिकबल्लापुर, मैसूर के इर्द गिर्द। मैंने देखा लोग फोन से खेती कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब? उनने कहा साहब हम 1 साल पहले, रबी खरीफ से पहले बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, कितनी बारिश होगी, कितना पानी आएगा,
सिंचाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स क्या है, फर्टिलाइजर मिक्स कैसा होना चाहिए, क्यों आप ज़्यादा यूरिया ना डालो, क्यों आप फास्फोरस पोटेशियम बढ़ाओ, अन्य शून्य। मैंने कहा भैया ये तो शायद यूपी में ना चले। उन्होंने कहा आप प्रयास तो करिए। ये आईआईटी खड़गपुर के कुछ स्टूडेंट्स ने किया था। मैंने उनको स्वयं से पैसे दिए। हमने सब 4 गांव को गोद लिया, सबको एक सस्ता स्मार्टफोन दिया और कहा कि रोज आपको 15-16 अपडेट आएंगे। पहले तो हंसने लगे। उन्होंने कहा साहब हम तो सोचते थे आप हमको कुछ अच्छा देने आए हो और इससे क्या होगा हमारी खेती बाड़ी में। मैंने कहा देखो आप प्रयास करो, नहीं होता नहीं होता। जब मैं 6 महीने बाद उन गांव में गया, मेरी बात पे यकीन करिए लोगों की जिंदगी बदल गई थी। हम लोग तकनीकी शिक्षा पे अगर ध्यान देने लगे खेती बाड़ी में, तो ही बहुत बड़े समस्या का समाधान यूं के यूं आ सकता है। देखिए इस सब करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। आप एक आदमी की मदद करें हिंदुस्तान में, चाहे 1 लाख एक की करें, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यदि आपको 50, 60, 70 करोड़ लोगों की मदद करनी है तो आपको नीतिगत सुधार पे काम करना पड़ेगा, पॉलिसी रिफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी रिफॉर्म पे काम कैसे होगा? हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि राजनीतिक कद पे मंत्री पद मिलता है। इस चीज पे नहीं मिलता कि आपका उस फील्ड में कुछ हुनर है कि नहीं। अमेरिका में अगर आपने महिला बाल कल्याण पे काम किया तो आपको उसमें कुछ जगह मिलेगी। अगर आप रिटायर्ड जनरल हैं तो सर आप डिफेंस सेक्रेटरी बनोगे, रक्षा मंत्री बनोगे। लेकिन हिंदुस्तान पे राजनीतिक व्यवस्था कुछ अलग है और हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब मैं किताब लिख रहा था सब, मैंने कई सारी चीजें देखी। मैंने पढ़ा कि उस समय राजगोपालाचारी, नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर से लेकर सरोजिनी नायडू, अन्य लोग कृषि के ऊपर कितने बारीकी से काम कर रहे थे, लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि लिखाई पढ़ाई में उन्होंने निवेश किया था समय का। आप मुझे एक व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के जो शिखर पे जो लोग थे, आप उनको बताइए जो अपनी पत्रिका या अपने अखबार को या कोई लेखन का काम ना करता हो। गांधी ने लीडर बनाया, हरिजन बनाया, कितने अखबार गांधी जी ने बनाए। मदन मोहन मालवीय से लेकर सबने, कोई ऐसा आदमी नहीं था। क्या लोकमान्य तिलक ने केसरी नहीं बनाया पुणे में? आज भी चलता है। सवाल यह है कि समय आ गया विचार नेतृत्व का। समय आ गया कि एक व्यक्ति अगर देश के लिए कुछ देना चाहता है तो सबसे पहले अपना समय दे, और वो समय केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद में ना दे, वो समय इस देश के समस्याओं को गंभीरता से समझने का और उन समस्याओं से निकालने के रास्ते तय करने के लिए समझे। इसके लिए वक्त लगता है। लोग, पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि साहब 2.5 साल से आप किताब लिख रहे हो, क्या इसमें से आपका वोट बढ़ा? मैंने जवाब दिया, मेरी चिंता अगले चुनाव की नहीं है, मेरी चिंता अगले पीढ़ी को लेकर है। हमारा काम चुनाव जीतना हारना नहीं है, हमारा काम देश बनाना है। जो व्यक्ति का काम चुनाव जीतना हारना है वो स्वयं की प्रतिष्ठा तो बढ़ा सकता है, लेकिन हम लोग जो पूरे देश में जाके अपनी बात रखते हैं वो इसलिए जाके रखते हैं क्योंकि अगर एक नौजवान के अंदर भी असली राष्ट्रभक्ति की गूंज आए और एक नौजवान के अंदर भी एक विचार परिवर्तन आ जाए तो इतना दूर मेरा और आदरणीय दादा के आने का फायदा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी रास्ते को तय किया रैनी गांव अल्मोड़ा से, जहां चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का निर्माण किया।
मैंने देखा न सूचना क्रांति न संचार क्रांति, दो बुजुर्ग एक गांव में जगह जगह गए, कोई फोन नहीं, कोई रेल नहीं, और वृक्ष के कटान को रोकने के लिए इतना बड़ा आंदोलन, पहला पर्यावरण आंदोलन देश में जो इतना व्यापक था देश दुनिया में, वो दो लोगों ने शुरू किया। मेरी यात्रा में मुझे बेंगलोर ले गई, जहाँ बेंगलोर में 2016 में एक स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बन रहा था। 8000 बड़े पेड़ कट रहे थे, नौजवान सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे प्रौद्योगिकी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसने कहा जो मिस्ड कॉल देगा इस पे हम मानेंगे वो हमारे साथ है। 1 लाख नौजवानों ने मिस्ड कॉल एक दिन में लिए, उनको बल मिला, उन्होंने कहा अब हम सड़कों पे उतरेंगे। उन्होंने एक मानव श्रृंखला उन पेड़ों के इर्द गिर्द बनाई और मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये तो कल की पीढ़ी है, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, और अब हम फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम वास्तुकार आर्किटेक्ट को बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करो जिससे एक भी पेड़ ना कटे, और उन्हें वो फ्लाईओवर बना दिया। ये नौजवान देखिए, दो चीज इस किताब में है, बहुत बारीकी से काम किया है। एक विकेंद्रीकरण है जिस पे मैं आगे बात करूंगा, और एक असमानता है। हम दोनों चीज के शिकार रहे हैं, केंद्रीकरण के भी और असमानता के भी। 2013 में एक 63 साल के रिटायर्ड टीचर अलवर राजस्थान के दीपचंद शर्मा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को। उन्होंने कहा मैं रिटायर हो गया हूं और ये 1 लाख रुपए का चेक है देश के सबसे गरीब आदमी के नाम, आप दे दीजिए। उनको चिट्ठी वापस मिली, भी हम तो जानते नहीं देश का गरीब आदमी सबसे ज्यादा कौन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप ये चिट्ठी देश के 1 लाख सबसे गरीब लोगों में से किसी एक को दे दीजिए, आप जिसको मर्जी चाहो। उनका चेक वापस मिल गया। भाई हम तो जानते नहीं कौन है देश के सबसे 1 लाख गरीब आदमी। उसी दिन मैंने साहब अखबार में पढ़ा फ्रंट पेज पे कि 70th बिलियनर देश में आ गया है। 70वां जो है अरबपति देश में स्थापित अब हो गया है। मैंने सोचा ये जो पैसे की कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन की पूजा हो रही है, ये किस तरफ समाज को लेके जाएगी, इस पे मुझे चिंता हुई और ये किताब लिखना काम मैंने शुरू किया। आप पानी के क्रम को देखिए। मैं साहब महाराष्ट्र में था अभी कुछ दिन पहले, IIT बॉम्बे में परसों। मैंने कहा वहां पे कि महाराष्ट्र में 36 जिले में से 3 जिले मुंबई, पुणे और थाने में 62% पानी का उपयोग हो रहा है, 3 जिलों में। मैंने एक जिला जालना लिया मराठवाड़ा में, उसके सबसे बड़े गांव में मैं गया जहां 16,000 लोग रहते हैं, और मैंने केवल एक प्रयोग किया वहां पे। मैंने कहा कि जो सबसे समृद्ध किसान है वहां पे, जिसके पास 350 एकड़ है, वो कितना पानी अपने घर में कंज्यूम रोज करता है। जो सबसे सीमांत किसान है वो अपने घर में कितने पानी का उपयोग करता है। सबसे बड़ा किसान 30 गुना पानी का उपयोग करता है रोज सबसे सीमांत किसान से, एक ही गांव में। पंजाब में गेहूं और धान हो रहा है। 80% ब्लॉक्स जो हैं वो वाटर स्टार्व्ड है। वहां पानी की इतनी भीषण किल्लत होने वाली। मैं मान्यवर परसों बेंगलोर में था, IIM में नरसों जब भी, अभी तो पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं था और मैंने उनको कहा कि जब मैं आ रहा था तो मैंने बेंगलोर में बड़े बड़े बिल्डिंग देखे। मैंने कहा मेरी आपसे यह आग्रह है कि आप बेंगलोर में 1 इंच जमीन ना खरीदिए। सब दंग रह गए, क्यों? मैंने कहा बेंगलोर में जो पानी है वो 7 से 10 साल में बिल्कुल गायब होने वाला है। इस पे एक भी काम कोई नहीं कर रहा।
तो जब पानी नहीं रहेगा तो जमीन के रेट क्या रहेंगे? रिवर लिंकिंग की बात चलती है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। हम लोग महाराष्ट्र में थे, पानी के ट्रेन को भेजा लातूर, मुख्यमंत्री ने, अच्छा काम था, 0.5 मिलियन लीटर पानी, उसको लूटा गया, 16 जगह लूटा गया, 8, 10, 15, 20 लीटर के लिए। मैं बॉम्बे गया था टिस में लेक्चर देने, मैंने एक होर्डिंग देखी, एक्वेरिया ग्रैंड, जिसमें लिखा था 200 अपार्टमेंट और 200 फुल साइज स्विमिंग पूल। मैंने कहा एक तरफ उसी प्रदेश में लोग ट्रेन को लूट रहे हैं पानी के लिए, और एक तरफ कोई बिल्डर जो है 200 स्विमिंग पूल का एक बिल्डिंग बना रहा है। ये क्या मजाक है? किसानों के बारे में जब भी कोई बात करता है, जो आर्थिक पंडित आजकल बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि लोन माफी ना करो, ये पाप है, ये उन लोगों को खराब करने की प्रथा है, लोन माफी जो है इनको बिगड़ा बनाएगा। सच्चाई की बात क्या है? मैं आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताना चाहता हूं। अभी आप अगर इस देश के 1952 से लेकर 2016 का, मैंने इस पे स्टडी की, इस किताब में है, आप ये स्टडी करिए कि सेंटर और स्टेट, देश और प्रदेश में मिला के जितने पैसे किसानों को दिए हैं लोन माफी में, कर्ज माफी में, एक जगह 61% जनसंख्या, जो आज 61% है, और एक तरफ जो 100 सबसे बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, उनको कितना कर्ज माफी दिया गया और लोन माफी दिया गया। एक तरफ देश के सारे किसान और एक तरफ 100 सबसे बड़े उद्योगपति, एक तरफ 1000 आदमी या 2000 आदमी और एक तरफ 80 करोड़ आदमी। आपको पता है कि इस देश में जो जितना लोन माफी, कर्ज माफी, सब्सिडी किसान को दिया गया, उसको आप ऐड करो तो 100 जो सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनका केवल 19% पैसा आता है। कितनी शर्म की बात है, हैरान करने वाली बात है। एनपीए की बात आती है, आप समझते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, जो बैंकों में कर्ज होता है जो बिल्कुल खराब हो जाता है, उसको वाइप ऑफ करना पड़ता है। जो बैंक आज हमारे देश में बंद होने के कगार पे जो बैंक हैं, जो 2-3 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनका जो एनपीए का बोझ इस समय है, क्या वो किसान के लोन ना देने के कारण है? नहीं। आपको पता है किसान लोन उन नेशनलाइज्ड बैंक्स में से कितने हैं? 6%, मात्र 6%। तो हम लोग किसान पे कोई दया नहीं किए हैं इतने वर्ष कि हम लोग ये सोचें कि हम और मदद ना करें। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। किसानों की समस्याएं बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है समाधान के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, महाराष्ट्र और गुजरात आप जानते हो एक प्रदेश था पहले, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे। अंग्रेजों ने कहा कि कोई बड़ी नदी नहीं है जो इस प्रदेश से आए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, सिंचाई पे काम करते हैं। उन्होंने आज जो दक्षिण बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो गुजरात कहलाता है, वहाँ सिंचाई पे बहुत काम किया, और जो पुणे का इलाका है, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, जो पश्चिम महाराष्ट्र के इलाका है, उसमें सिंचाई में काम किया। लेकिन उन्होंने साहब विदर्भ पे बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि आधा विदर्भ सीपीएम बेरार में था और आधा विदर्भ को वो जंगल का इलाका मानते थे। तो उन्होंने कहा इस पे कोई जरूरत निवेश करने की। आज कपास के किसान यहाँ भी हैं, कपास के किसान गुजरात में भी हैं। 2.5 गुना लागत कॉस्ट बढ़ गई है 10 साल में कपास की, इनपुट कॉस्ट जिसको कहते हैं। गुजरात का किसान स्ट्रेस में है, लेकिन वो मरने के कगार पे नहीं है। और विदर्भ में, क्योंकि वहाँ 100% सिंचाई है, और विदर्भ में जहाँ 9% सिंचाई है, पिछले 8 साल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिसमें एक विदर्भ के किसान ने आत्महत्या ना की हो।
ये गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक है, एनसीआरबी का, ये मेरा स्टैटिस्टिक नहीं है। केवल सिंचाई के माध्यम से हम लोग अलग अलग बात करते हैं, किसान को कितना मिलता है अपने उपज का। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लखनऊ के पास एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है मलिहाबाद। आपने शायद नाम सुना होगा, आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं वहां गया था, मैंने देखा जो बड़े किसान हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो छोटे किसान हैं वो अपना सामान मंडी में ले जाते हैं, वो औरों को देते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हैरान करने वाली बात है। हमारे देश में जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश फल हैं, जिस पे कश्मीर की अर्थव्यवस्था चलती है, उत्तराखंड की चलती है, हिमाचल की चलती है, विदर्भ की चलती है, क्या आप जानते हो कि 57% जो हमारे यहाँ फल होता है वो हार्वेस्ट के बाद 96 आवर्स में खराब हो जाता है सर। 57%। आप सोच सकते हो कितना एसेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने लोगों की इनकम बर्बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2000 टन आम पैदा होता है हर वर्ष और पिछले 15 साल से उतना ही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्या आप जानते हो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उत्तर प्रदेश में आम की? 70 टन। तो आप सोच सकते हो कितना खराब होता होगा। इस देश में जो मंडियां हैं, APMCs जिनको कहते हैं, जिनको हिंदी में मंडी कहते हैं, आपको पता है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 16%। मैंने उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक स्टडी किया, मैंने ये देखा कि कितना समय एक किसान मंडी में देता है जब वो अपना सामान देने जाता है, और क्या निकला? 1.4 डेज। मतलब हर किसान जब मंडी जा रहा है तो उसको रात पे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पे सोना पड़ रहा है। और ये स्थिति देश के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में है। लासल गांव महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, आपने नाम सुना होगा, नासिक के पास। एक प्याज के किसान को कितना पैसा मिलता है जो प्याज हम और आप खरीदते हैं मार्केट में? क्या आप जानते हो? 8 से 12%। तो फिर वो काम कर क्यों रहा है? वो हम लोगों को पेट भरने का काम क्यों कर रहा है? वो हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों मरे जा रहा है? हम लोग विकेंद्रीकरण की बात करें, मनरेगा की बहुत चर्चा है। मनरेगा की बहुत चर्चा है। मनरेगा सफल स्कीम है, लेकिन इस पर पूरा विकेंद्रीकरण पे चर्चा करनी पड़ेगी। पंजाब में एक जिला है मोगा। पता चला साहब कि पंजाब में जो मोगा जिला है, 170 करोड़ रुपए उन्होंने दिया मनरेगा के लिए कि खेत से खेत सड़क और खेत से मंडी सड़क बनाने के लिए। उसके बाद 1 साल बाद एक आदमी ने PIL फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कह रहे हमारे यहाँ तो खेत से खेत सड़क और खेत से मंडी सड़क तो 100% बन चुके थे पहले, तो ये 170 करोड़ का हुआ क्या? गमन हुआ कि नहीं हुआ? और पता चला कि 100% गमन हुआ। अगर पता होता कि पहले क्या बना है वहां पे और क्या काम पहले हुआ, केवल एक व्यक्ति दिल्ली से या चंडीगढ़ से तय ना करता तो ये स्थिति ना आती। क्या हम जो व्यक्ति उस नीति से प्रभावित हो रहा है, क्या हम उसकी राय कभी लेते हैं? क्या हम उसके पास कभी पहले जाते हैं पूछने के लिए कि भाई इस नीति के बारे में आप भी 4 शब्द बताओ, आपके जीवन व्यापन में क्या सुधार होगा कि नहीं होगा, क्या आपका बोझ बढ़ेगा, क्या आपकी क्षमता है ये काम करने की? क्या असमानता को पैदा करती है इस देश में? और क्या एक ऐसी स्थिति है जहां समृद्धि केवल समृद्धि को पैदा करती है? क्या 1% देश 99% देश के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है? इसके बारे में मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ।
इस देश में सबसे सम्मानित नौकरी जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति परिवार के लिए है वो कौन सी मानी जाती है, आप बताइए? आईएएस की नौकरी है ना। अब इसमें सच्चाई क्या है? मैंने साथ एक आरटीआई फाइल की, मेरा थोड़ा शौक है उंगली करने का, व्यवस्था को, सब व्यवस्था को, किसी एक व्यवस्था को नहीं, माफ करिए। तो मैंने आरटीआई फाइल की, मैंने कहा कि भैया ये बताइए कि हमारे देश के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पढ़े हैं, हमको जानकारी दो। एक साल में लड़ता गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, अंत में तंग होकर उसने सूचना दे दी। क्या सूचना है? हम लोग आईएएस ऑफिसर को कहाँ मानते हैं कि भाई कोई रीवा से है, तो कोई भिलाई से है, तो कोई काकीनाडा से है, तो कोई झुंझुनू से है, तो कोई बलिया से है। लेकिन क्या ऐसा है? 81% सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स इस देश में देश के 15 सबसे बड़े शहरों में जन्मे हैं और वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और 84% और 81% सर्विंग ऑफिसर्स ने प्राइवेट शिक्षा ली रखी है, सरकारी शिक्षा नहीं। 81%। क्या वो जान सकते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में? सोचने की क्या ये बात प्रासंगिक है कि नहीं? हम लोग देखते हैं कि आज मैंने हिमाचल के एक जिले कांगड़ा की रिपोर्ट ली कि एक जो प्राइवेट स्कूल होता है, बहुत आसान होता है कहने के लिए कि भाई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डालो। कितनी फीस है प्राइवेट स्कूल की? एवरेज फीस है 60,000 रुपए सालाना। अगर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रिपोर्ट देखो तो कितने लोग इस देश में 60,000 केवल अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं? 20% से ज्यादा नहीं। जो सच्चाई है वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। आप स्कूलों की बात करिए, कहां से असमानता शुरू हुई? हमारे देश में 15.5 लाख स्कूल हैं, 15.5 लाख। और क्या आप जानते हो कि आईसीएसई, सीबीएसई और आईबी, जिनको हम पॉश बोर्ड्स कह सकते हैं, जिनको हम समृद्ध बोर्ड कह सकते हैं, कितने प्रतिशत स्कूल आईसीएसई, सीबीएसई और आईबी में हैं? 1.5% स्कूल बस। बाकी सारे स्कूल स्टेट बोर्ड, मदरसा बोर्ड, कोई ना कोई बोर्ड्स हैं। लेकिन आपको पता है कि उस 1.5% लोगों में से कितने लोग सीट आईआईटी के भरते हैं? सर 95%। और कितने लोग आईआईएम की सीट भरते हैं? 99%। मतलब जो 98.5% आदमी है उसका तो कोई भविष्य ही नहीं। अगर आप 1.5% में आते हो तब आप बड़ा सपना देख सकते हो, और अगर आप सामान्य शिक्षा व्यवस्था में आते हो तो आपका सपना वहीं का वहीं टूट जाता है। आईआईटी में 12.5 लाख लोगों ने पिछले साल एग्जाम दिया। आईआईटी में 11,000 लोगों को जगह मिली। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने आईआईटी का एग्जाम दिया हो और जिसने ट्यूशन ना लिया हो। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और ये ट्यूशन अगर 1-2 साल आदमी लेता तो 1-2 लाख रुपए तो खर्च उसमें होते हैं। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसका तो माता पिता टूट जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि 11,000 आदमी को जगह मिल रही है, अब 12 लाख आदमी एग्जाम दे रहे हैं। और जो हम लोग मान के चलते हैं कि टीचर शॉर्टेज है, हर आदमी एक ही चीज कहता है, भाई शिक्षा के ऊपर निवेश बढ़ाओ, शिक्षा के ऊपर निवेश बढ़ाओ। अरे भैया, सरकार अगर शिक्षा पे निवेश बढ़ा सकती थी तो बढ़ा देती। कोई सरकार थोड़ी ना चाहेगी कि सब लोग अनपढ़ रहें। हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं। हमारे देश में अगर आप जो बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हैं
जो बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर उनके केवल 10% लोग को आप ले लें सर, 10% जो बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनसे हाथ जोड़ के कहें कि देश के लिए आपको 1 साल एक गांव में पढ़ाना है, तो एक दिन में जो हमारी टीचरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। 10% बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट, ये कोई बड़ा काम भी नहीं है, लोग कर भी सकते हैं। मैं वो सल्यूशन तलाशता हूं जो आसान हो और जो देश के ऊपर आर्थिक बोझ न डाले। मैंने सर अपने जिले में 2 गांव गोद लिए। लोगों ने कहा भाई हमको ये दो वो दो, मैंने कहा नहीं, मैं गांव की पहले आर्थिक तस्वीर बदलूंगा। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा कि ये स्कूल में कितने बच्चे हैं स्कूल में तुम्हारे? उन्होंने कहा साहब 400 बच्चे हैं। मैं पूरे दिन जाके स्कूल में एक दिन बैठा, मैंने 70 बच्चे से ज्यादा कोई नहीं गिना। मैंने उनसे पूछा भैया बच्चे कहाँ गए? एक दिन साहब बच्चे बीमार हैं, साहब बच्चे बाहर हैं, साहब बच्चे यहाँ हैं, बच्चे शादी में गए। तो दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन में कितने बच्चे हैं? साहब 55 बच्चे हैं, और कल से भी कम है। कैसा बच्चे यहाँ बच्चे वहाँ? पता चला बच्चे सब खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। कैसे बदलें तस्वीर को? मैंने दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से वैज्ञानिक बुलाए। मैंने कहा आप मुझे अपने जीवन का 6 महीना दे सकते हो? उन्होंने कहा साहब दे सकते हैं। मैंने उनको 2 गांव में बिठाया। मैंने कहा आज से इस स्कूल में पढ़ाई होगी केवल 4 घंटे, और 4 घंटे हम लोग इस गांव के स्कूल को एक एग्री बिजनेस बनाएंगे। कुछ बनाना आपको सिखाएंगे, कुछ तकनीकी शिक्षा आपको देंगे, जिससे आप साथ साथ पढ़ें और साथ साथ कमाएं। मैं 2 महीने बाद उस स्कूल में गया। मैंने क्या चमत्कार देखा। मेरे सहयोगी कैप्टन संधू यहाँ हैं, इस बात के साक्षी हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि 400 के 400 बच्चे स्कूल में वापस पढ़ने आए, और साथ साथ उनके जो माता पिता अनपढ़ थे वो स्कूल में पढ़ने आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो शिक्षा ही नहीं मिल रही, यहाँ तो अपने हाथ मजबूत हो रहे, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और हमने स्कूल को ही कोऑपरेटिव बना दिया, सहकारिता बना दिया। हमने कहा कि हमारा कोई इसमें हिस्सा नहीं रहेगा, जो 10-15 लाख निवेश है वो हम कर देंगे, परंतु जो प्रॉफिट होगा वो सारे बच्चों के अकाउंट में सीधे जाएगा। और कितने लोग खड़े हो गए, कितनी अच्छी शिक्षा हो गई। इसलिए हमको अब नॉर्मल एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। नौकरियां कहां से आएंगी? मैं चाहता हूं हमारे देश में एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बननी चाहिए कि कौन से क्षेत्रों में हम निवेश करेंगे। क्या आप जानते हो कि एक लोहे की नौकरी, एक स्टील की नौकरी बनाने के लिए 24 लाख रुपए का निवेश होता है एक नौकरी के लिए, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट में जमीन खरीदारी, फैक्ट्री लगाना, ये वो अन्य शून्य। 24 लाख रुपए में स्टील की एक नौकरी बनती है, और 1 लाख रुपए में कपड़े उद्योग में 7 नौकरियां बनती हैं। तो हम किस पे निवेश का? अभी मैं बांग्लादेश में था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज है आज पूरे एशिया में। मैंने उनको कहा ये क्यों है भैया, ये देश तो भट्टा बैठ गया था इसका। उन्होंने कहा कि साहब पहले तो हम वैसे ही कर रहे थे जैसे सब कर रहे हैं, उसके बाद हमने एक नीति में सुधार ले आए कि अब हम केवल टेक्सटाइल पे काम करेंगे, न शिपिंग करेंगे, न कोयला करेंगे, न ये करेंगे, न कंप्यूटर करेंगे। जो चीज हमको आती है और जिस चीज से कंधों को काम मिले। हमारे देश में 13 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो न शिक्षित हैं न प्रशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। उनको काम अगले पीढ़ी में नहीं चाहिए, उनको काम आज चाहिए। ये उनको आप स्टील में और इसमें काम नहीं दे सकते, आप शिपिंग में काम नहीं दे सकते।
शिपिंग में आप लोग काम कर सकते हो, जो पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, हर तरीके से मजबूत हो, लेकिन जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, हम उसको भूल नहीं सकते हमारी आगे यात्रा में देश में, और उसके लिए हमको काम चाहिए। आपने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया होता है, सुना है कि नहीं सुना? क्या आप जानते हो कि किसने ये नाम दिया? ये वास्को ड गामा ने नाम दिया। जब वो कैलिकट आया केरला में, उसने कहा भारत एक सोने की चिड़िया है जो उड़ने के कगार पे है। दिक्कत की बात यह है कि आज भी हम कगार पे ही हैं। लेकिन आपको जानकारी है क्यों आया था? वो सिल्क के लिए आया था, वो कॉटन के लिए आया था, कैलिको, अनफिनिश्ड कॉटन। भारत उस समय दुनिया का सही में विश्व गुरु था। भारत सबसे समृद्ध देश था, क्योंकि 40% जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, 40% जीडीपी कपड़ा उद्योग से आती थी। भदोई, मंगलगिरी, चंदेरी, ये बूम टाउन्स थे। और आज अगर आप जाएं वहां पे, तो लोग मातम मना रहे हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है। हम लोगों को आगे की नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए, नवाचार के बारे में सोचना चाहिए, इनोवेशन के बारे में, आविष्कारी प्रथा के बारे में। मैं अमेरिका गया था गर्मियों में। मैं जेफ बेजोस से मिला, जो अमेज़न का हेड है। मैंने उनसे कहा कि मिस्टर बेजोस, आप हिंदुस्तान में आए और एक दिन में अमेज़न नंबर 1 हो गया। ऐसे कैसे हो गया? फ्लिपकार्ट को तो बेचना पड़ा अपने आप को। एक दिन में आप 50% मार्केट शेयर पे आ गए। उसने कहा कि भैया, हम लोग एक दिन में तो आए, लेकिन हम लोग मार्केट रिसर्च 4 साल पहले से कर रहे थे। भीलवाड़ा में, बस्तर में, घाटमपुर में, आसनसोल में। मैंने कहा आपको पता क्या चला? मैंने सोचा वो मुझे ऐसा कहेगा, मैं आपको ईमेल भेजूंगा। उसने कहा 3 चीजें ऐसे ही स्वतः का। एक, भारत में लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो हैं, लेकिन सस्ते स्मार्टफोन्स हैं। तो अगर बहुत हैवी ऐप उसके ऊपर डालोगे तो फोन क्रैश हो जाएगा। भैया, आप जो बैठे हो वहां पे कृपया शांत हो जाइए। इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आपको जाना आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो तमीज से बैठिएगा। थैंक यू। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज भारत में बहुत सशक्त है और बहुत संगठित है। तो अगर व्यापारी समाज को लगेगा ये हमारे ऊपर एक हनन हो रहा है, एक उत्पीड़न हो रहा है, तो वो सड़कों पे आ जाएंगे और उनके दबाव में सरकार आपको देश से नमस्ते कर देगी। जैसे कोका कोला के साथ हुआ था 1977 में, आपको याद है। और तीसरा, कि भारत के ऊपर विदेशी अतिक्रमण बहुत हो चुका है। तो अगर देश के लोगों को लगे भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है, तो एक रिएक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा मैंने 3 काम किए। पहला, मैंने बहुत लाइट ऐप डाला, ताकि ये ऐप जो है ये कोई भी अपने फोन पे रख सकता है, चाहे 100 रुपए का ही क्यों ना हो। दूसरा, मैंने एक ऐसी प्रथा की कि देश के जो 10 सबसे बड़े शहर हैं, उसमें अगर आप किराने की दुकान में जाके उनको बोलते हो भैया अमेज़न के द्वारा कुछ चीज खरीद लो, क्योंकि कई चीजें अमेज़न में थोड़ी सस्ता है, तो उस व्यापारी को वो सामान बेचने पर 1% प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। वो जो छोटा लघु उद्योग का व्यापारी है, तो उसका इंसेंटिव है। इसकी विजय में अपनी विजय है। और तीसरा, उसने कहा कि मैंने अमेज़न तत्काल लॉन्च किया कि भारत का कोई व्यक्ति देहरादून में हो या तिरुवन्नमलाई में हो,
वो आधे घंटे में प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख के अपना कोई सामान अमेज़ॉन पे बेच सकता है, ताकि हमारे देश में संदेश आए कि भाई इसका हिस्सा हम भी हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेज़ॉन नंबर 1 हो गया। हम लोग कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोगों को सोचना चाहिए। क्यों? मैं नासा गया अमेरिका में, जो स्पेस का है, और मैंने नासा में ये देखा, उन्होंने कहा कि साहब खाना कहाँ खाएंगे? मैंने कहा मैं कैफेटेरिया में जाता हूँ ह्यूस्टन में। मैं कैफेटेरिया में गया, मैंने एक ही भाषा सुनी, वो है तेलुगु। टेक्सास में, अमेरिका में। मैंने कहा भैया आप कहाँ से हो आप सब आदमी? किसी ने कहा साहब हम गुंटूर से हैं, किसी ने कहा विजयवाड़ा से, क्या मैंने कहा विशाखापट्टनम से। मैं हैरान हो गया। मैं जब हिंदुस्तान आया तो मैंने एक लेख लिखा, वो आपके यहाँ छपा। उस लेख में मैंने ये लिखा कि अमेरिका में 91,000 PhDs हैं जो भारतीय मूल के हैं, केवल विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में, साइंस में और टेक्नोलॉजी में 91,000 PhDs हैं। और हमारे देश में आप जानते कितने? 900। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, उसको पैसे कितने मिलते हैं? उसको मिलते महीने के 60-70 हज़ार रुपए, जिस पे कोई नहीं जी सकता ठीक से। और आप अमेरिका जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप यूरोप जाते हो, तो आपको $2 लाख सालाना मिलते हैं तुरंत। जो नोबेल प्राइज जीते साइंटिस्ट, वेंकट रामकृष्णा, CV रामन, बोस वगैरह, हम सब ठप्पा लगाते हैं कि हिंदुस्तानी है। क्या आप जानते हो इनमें से एक ने भी हिंदुस्तान में अपना रिसर्च नहीं किया? सब विदेशी जब नोबेल प्राइज जीत गए, हमने कहा वाह भाई हिंदुस्तानी है। हम लोगों को साउथ कोरिया के तरह, इजराइल के तरह, बाकी देशों के तरह, न्यूजीलैंड के तरह कम से कम 5% GDP का केवल अनुसंधान पे, रिसर्च पे खर्च करना पड़ेगा। पूरे दुनिया में आप जाइए तो सारे वैज्ञानिक हिंदुस्तानी आपको मिलेंगे, जितने टॉप वैज्ञानिक मिलेंगे। हम लोग क्या उस प्रतिभा के सागर को खोने के लिए तैयार हैं? मैं तो तैयार नहीं हूं भैया। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ आप हैं। हम लोग क्यों आए हैं? हम नौजवानों के आज बीच क्यों आए हैं? क्योंकि आप भविष्य नहीं हो, आप वर्तमान हो। इसका मतलब क्या है? मैं हैदराबाद में था कुछ दिन पहले। हैदराबाद में मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, रवि तेजा। रवि तेजा 13 साल का व्यक्ति था। उसने सड़क में गड्ढा देखा, वो खुद अपने हाथ से भरने लगा। ईंट, टूटा पत्थर, सीमेंट लेके वो और उसके मित्र ने 100 गड्ढे भर दिए। तेलंगाना सरकार ने उसको पुरस्कृत किया। बैंगलोर शहर ने उसको बुला के कहा भैया हमारी समस्या बहुत है यहाँ सड़क के गड्ढे, आप देख लीजिए। तो उसने एक ऐप डिजाइन किया जिसका नाम है BBMP पॉटहोल रिपोर्टर। आप उसको जरूर देखिए। बैंगलोर शहर में क्या हो रहा है कि आप उस पे जाएं और एक सड़क के गड्ढे का फोटो लेके आप अपलोड करें, तो अगर एक दिन में वो सड़क के गड्ढे की भरपाई नहीं होती तो जो म्यूनिसिपल इंजीनियर उसका इंचार्ज है उसको रोज 100 रुपए उसके तनख्वाह से कटेंगे और रोज 100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। क्या ये जयपुर भोपाल में नहीं हो सकता? होना चाहिए। क्या सब जगह सड़क में कहीं ना कहीं गड्ढे तो दिखेंगे? भोपाल तो खैर बहुत सुंदर है, लेकिन आदित्य मुखर्जी गुड़गांव में एक नौजवान है, उसने देखा कि प्लास्टिक बहुत हानिकारक है पर्यावरण के लिए, समुद्र के लिए, जानवरों के लिए, गरीबों के लिए, खेत खलिहान के लिए। तो उसने एक ही काम किया, घर घर गया और उसने लोगों से दस्तखत लिए, बाकायदा अपलोड किया कि कौन प्लास्टिक यूज करना बंद कर देगा। अब हर चीज में प्लास्टिक
बंद करना असंभव है। लेकिन उसने कहा 3-4 चीजें, जैसे प्लास्टिक का स्ट्रॉ है, अब प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज करना कोई आवश्यक तो है नहीं। उसने कहा चलो भी आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ ही खत्म कर दो। 10 लाख लोगों ने साइन किया। मैं 2 लोगों से मिला जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। मैं ग्रामीण शिक्षा पे काम कर रहा था। मैं मुर्शिदाबाद में गया, बंगाल में। मैंने देखा कि मुर्शिदाबाद में जहां एक पीढ़ी पहले 40% शिक्षा थी, वहां 85% लोग शिक्षित हैं। मैंने वहां के सांसद से पूछा ऐसा क्यों है? उन्हें ऐसा बाबर अली से बात करना। बाबर अली कौन है? तो मैं एक छोटे से गांव में गया जिसका नाम है भपटा। बाबर अली एक छोटे से जूट फार्मर का बेटा था। वो रोज अकेला व्यक्ति था गांव में जो स्कूल जाता था, और जब वो आता था तो वो एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के वो लोगों को पढ़ाता था, जो भी उसने पढ़ाई की। धीरे धीरे उसका प्रताप, उसका शौर्य बढ़ता गया। 40-50-100 बच्चे आने लगे। अमेरिका को जो सबसे बड़ा चैनल है CNN, उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली और रियल चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया $1 लाख। और कोई होता तो जमीन खरीद देता, घर बना देता, ट्रैक्टर ले लेता। बाबर ने कहा नहीं, ये पैसे शिक्षा से आए, ये पैसे शिक्षा में जाएंगे। तो बाबर ने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया, इस हॉल से भी शायद 2 गुना बड़ा, क्योंकि गांव वालों ने श्रमदान करके अपने लेबर फ्री में दी। अब स्कूल बनाया। उसने कहा 3 रूल हैं स्कूल में। जो पढ़ेगा, अरे भैया आप बंद कर दीजिए, बहुत देर इनको भी तो अपना घर चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने कहा 3 रूल हैं। 1, जो पढ़ेगा वो मुफ्त में पढ़ेगा। 2, जो पढ़ाएगा वो मुफ्त में पढ़ाएगा। और तीसरा, जो पढ़ेगा वो अपने गांव जाके 3 लोगों को पढ़ाएगा जो उसने रोज पढ़ाई थी। अब अगले गांव में स्पर्धा आ गई, भैया कंपटीशन तो है ही। उन्होंने कहा भाई भपटा के लोग तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम भी स्कूल बनाएंगे अपने गांव में। तो 80% खर्चा फिर उन्होंने शिक्षा में किया। और वो जो 60 गांव का एक चक है, 60 गांव का जो एक हिस्सा है, जो सबसे गरीब हिस्सा था मुर्शिदाबाद जिले का, आज वो एक एजुकेशन हब बन गया है, जहां 37% लिटरेसी थी, साक्षरता थी, पढ़ाई लिखाई थी। अब 100% साक्षरता, हम एक लड़के के वजह से। आखिरी उदाहरण है श्रीकांत बोला का। श्रीकांत नेत्रहीन पैदा हुआ था, अंधा पैदा हुआ था, और श्रीकांत की विद्या में बहुत इच्छा थी। उसने कहा मैं साइंस पढ़ूंगा। स्कूल ने कहा आप साइंस नहीं पढ़ सकते भैया, आप सिलेबस कैसे पूरा करोगे, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे। वो कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा बच्चा जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। श्रीकांत ने साइंस किया, उसको 99% मार्क्स मिले। 99% मार्क्स मिले। उसके बाद श्रीकांत ने जाके IIT एग्जाम दिया। IIT में उसको एंट्रेंस मिल गई। IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उनने लेने से मना कर दिया। उनने भैया हम आपको कैसे रखें, पहले की बात है, हम आपके साथ 2 आदमी तो रख नहीं सकते, जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाए, वहाँ से यहाँ ले जाए, हम नहीं कर सकते। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। 1 साल उसने गैप ईयर कर दिया और अमेरिका के MIT में अप्लाई किया, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रौद्योगिकी की संस्था है। MIT में उसको फुल स्कॉलरशिप मिला। वहाँ एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट बना, पहला और आखिरी हिंदुस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट MIT में। US गवर्नमेंट, नासा, गूगल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सबने कहा श्रीकांत आप हमारे पास आओ, मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। उसने कहा नहीं। वो हिंदुस्तान आया, उसने कंपनी बनाई बॉलेंट इंडस्ट्रीज। आज ये 500 करोड़ की कंपनी है, 3000 लोग काम करते हैं उसमें, जिसमें से 1500 लोग अंधे और दिव्यांग हैं। जिस आदमी को
ऊपर वाले ने आँख की रोशनी नहीं दी, उस आदमी ने हिम्मत करके इतने लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया। आप और हम कितना कर सकते हैं अपने देश के लिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं अंत में थोड़े से राजनीतिक सुधार के बारे में दो ही चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक राजनीति में सुधार नहीं आएगा तब तक व्यवस्था ऐसी की ऐसी रहेगी। अभी जो चुनाव हुआ था 2014 में, मैंने एक आंकड़ा निकाला कि 84% जो लोग जीते हैं, 84%, वो अपने लोकसभा में सबसे संपन्न प्रत्याशी थे। 84% जो लोग जीते वो सबसे अमीर प्रत्याशी थे अपने लोकसभा क्षेत्र में, वो जीते। और 100% जो लोकसभा का सबसे गरीब प्रत्याशी था, उसकी जमानत जब्त हुई 543 क्षेत्रों में। तो एक प्रश्न मेरे मन में आया कि पैसे की क्या कुछ ज्यादा ही भूमिका चुनाव में नहीं हो गई है, कि गरीब आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए क्या राजनीति में कोई जगह बची है? ये प्रश्न हम लोगों को अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं नॉर्वे गया था, यूरोप में। मैंने वहां देखा कि पूरा चुनाव 7 दिन का होता है। कोई न्यूज़पेपर ऐड नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई बिलबोर्ड नहीं। 500 लोग से ज्यादा आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। 5 गाड़ी से ज्यादा आप एक जिले में नहीं दौड़ा सकते। आदमी के ऊपर दबाव बनता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की। आज हमारे देश में सच बात पूछिए, कितने ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां लोग एक प्रत्याशी के विचार पे वोट देते हैं? बहुत कम। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद पे वोट जो पड़ता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि आदमी के विचार की जानकारी बहुतों को नहीं है। मैं एक ऐसा लोकतंत्र देखना चाहता हूं जिसमें एक समाज का सामान्य व्यक्ति का इतना अधिकार हो कि वो अपने प्रत्याशी से पूछ पाए कि भाई रोजगार बढ़ाने की क्या नीति है आपकी, श्रम की क्या नीति है, कृषि की क्या नीति है, महिला सुरक्षा की क्या नीति है, उद्योग लाने की क्या नीति है। हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र की जड़ें गहरी करनी है। 70 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पेटिशन सिस्टम है। पेटिशन सिस्टम मतलब जैसे इंग्लैंड में अगर 1 लाख आदमी साइन करे, 1 लाख आदमी, तो नियमित है, कानूनी नियम है कि अगले पार्लियामेंट सेशन में 2 घंटे चर्चा इस पे होगी। क्यों नहीं हिंदुस्तान में ये कानून लाया जाए? आज जोधपुर का आदमी, आज रीवा का आदमी, आज मैंगलोर का आदमी, नौजवान अगर चाहे कि अपनी बात पार्लियामेंट में गूंजे तो उसका सपना माफ करिए अधूरा रह जाता है। वो अपने सांसद को बोलता है, अपने विधायक से बोलता है, फिर उनके ऊपर है कि वो करें ना करें। हो सकता है वो करना भी चाहें, उनको जगह ना मिले बोलने की, उतनी समय ना मिले। लेकिन हम लोगों को एक ऐसा कानून लाना है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की भी आवाज की कीमत हो, और इस पे मैं बिल्कुल दृढ़ हूं। और अगले बार जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल सर इस पे मूव कर रहा हूं कि एक ऐसा कानून देश में आए जिसमें पेटिशन सिस्टम हो। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, चलो 1 लाख का 5 लाख आदमी कर दो, लेकिन अगर 5 लाख आदमी साइन करे किस मुद्दे पे, तो उस 5 लाख आवाजों की कीमत होनी चाहिए। अंत में मैं विराम अपनी बात देते हुए एक ही अंत में कहना चाहता हूं, आप लोग सफल होंगे, आप लोग संपन्न होंगे, आपके रास्ते, आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि आपके सपने केवल पैसे के, शोहरत के, विदेश घूमने आने के सीमित नहीं होने चाहिए, गाड़ी घोड़े मकान तक सीमित नहीं होने चाहिए। इस देश को आजाद करने में करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सामान्य परिवार के नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं। हम लोग को अपने देश को अपना धर्म मानना है, और ये करने के लिए
हम लोगों को संकल्प लेना है कि हमारे जीवन व्यापन में हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में ना केवल सोचेंगे, हम कुछ करेंगे। आज आपने मुझे फूल ये दिए, ये फूल बहुत सुंदर है, लेकिन फूल मार के किसी को दिया जाता है, इसलिए फूल एक रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती। मैं खुश होता अगर आप मेरे को एक पौधा देते और हम इस कार्यक्रम के बाद जाके इस पौधे को लगा के, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आइंदा किसी भी कार्यक्रम में फूल मत दीजिए, पौधे दीजिए। और मैं आप लोगों से अंत में एक ही आग्रह करता हूं कि आप आज जाके ये संकल्प लीजिए कि अपने घर में एक फलदार वृक्ष का पौधा लगाइए, देश का बोझ हल्का करिए, पर्यावरण की रक्षा करिए। केवल बातों से देश नहीं बनेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोठारी जी एवं श्री वरुण गांधी जी। मैं एक बात ज़रूर साझा करना चाहता हूँ। हालांकि वरुण जी ने पूरे देश का एक चित्र हम सब लोगों के सामने रखा और पूरे देश की सच्चाइयों से हमें रूबरू कराया। मुझे लगता है बाबर अली और श्रीकांत की कहानी हम लोगों के साथ ताउम्र बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि फूल के बजाय अगर उनको पौधा दिया जाता तो और अच्छा रहता है। बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोग ज़रूर कोशिश के 2.5